गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी। तो मैं मंजू सोलंकी यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 हिस्ट्री की फ्री लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पेपर 2 हिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी, लेकिन उसको समझने से पहले हम एक टाइमलाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक टाइमलाइन जिसमें हम जानेंगे कि सबसे पहले कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की उत्पत्ति हुई तो उससे पहले क्या क्या घटनाएं हो चुकी थी हमारे इतिहास। तो हम देखते हैं कि 13 बिलियन ईयर्स अगो पहले क्या हो चुका था, बिग बैंग। आपने पहले साइंस पढ़ी होगी तो उसमें आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। इसके बाद 4.5 मिलियन ईयर्स अगो पहले क्या हुई थी, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। और लगभग 12,000 बीसी के आसपास क्या हुआ था, एंड ऑफ द लास्ट आइस एज बताई जाती है। इसी टाइमलाइन में हम ड्रॉ करेंगे कि 10,000 बीसी के आसपास क्या हुआ था। तो 10,000 बीसी अर्थात बिफोर कॉमन इरा के आसपास मेसोलिथिक पीरियड स्टार्ट हो गया था। और 8,000 बीसी के आसपास क्या हुआ था, 8,000 बीसी के आसपास प्रथम खाद्य उत्पादन अर्थात नवपाषाण काल स्टार्ट हो गया था। इसके बाद हम जानते हैं 6,000 बीसी। 6,000 बीसी के आसपास क्या हुआ था, इसके टाइम पीरियड पर हम देखते हैं कि पोर्ट्री तकनीक ने भारत में अपना स्थान बना लिया था। और लगभग 4,000 बीसी के आसपास देखते हैं तो विश्व की पहली सभ्यता जिसे क्या कहा जाता है, पहली शहरी सभ्यता मेसोपोटामिया का उद्भव हुआ था 4,000 बीसी के आसपास, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के काफी व्यापारिक संबंध में देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि 2000 बीसी के आसपास क्या हुआ था। 2000 बीसी के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी उत्पत्ति हुई थी। और 2000 सी जो कि प्रेजेंट डे हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि शहरों को किसने सर्वप्रथम परिभाषित किया था। तो जो शहर हैं उनको सर्वप्रथम परिभाषित करने का जो प्रयास किया गया था वह गार्डन चाइल्ड के द्वारा किया गया था। गार्डन चाइल्ड कब, 1950 में। इसने क्या कहा था, इसने किसी भी शहर को शहर तब कहा जा सकता है उसके लिए उसने 10 फीचर्स बताए थे। और भी हम देखते हैं कि रॉबर्ट मैकेंसी जो कि इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने क्या कहा था, जिस प्रकार से शहरों को परिभाषित करने के प्रथम प्रयास में गार्डर चाइल्ड ने कहा था कि सामाजिक आर्थिक और चेंजेस आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन से शहर का उद्भव हुआ, उसी प्रकार रॉबर्ट मैकेंसी ने क्या कहा था, इसने कहा था कि जो शहरों का उद्भव है वह सामाजिक कारकों पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, सामाजिक कारकों पर डिपेंड करता है। इसके बाद हम देखते हैं गिदोन सोजबर्ग। गिदोन सोजबर्ग जो भी एक हिस्टोरियंस है, इन्होंने क्या कहा था कि शहर की उत्पत्ति कैसे, इसने कहा कि राजनीतिक कारक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी शहर की उत्पत्ति के लिए। दैट्स ऑल, हमें सिर्फ इतना ही डिस्कस करना है। अब हम सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन फीचर्स को जान लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना था। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था इसका क्षेत्रफल 6,80,000 वर्ग किलोमीटर से लेकर 8 लाख वर्ग किलोमीटर तक यह फैला हुआ था। अब हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पर यह फैला हुआ था। तो जब हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो इसका विस्तार हमें अफगानिस्तान में देखने को मिलता है, साथ साथ हमें पाकिस्तान और भारत में भी देखने को मिलता है। भारत में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की इम्पोर्टेंट साइट है उसमें हरियाणा का नाम आ जाता है, पंजाब का नाम आ जाता है, इसके साथ यूपी और जम्मू और कश्मीर का नाम आ जाता है, इसके साथ गुजरात और राजस्थान का नाम आ जाता है, जहां पर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की इम्पोर्टेंट साइट देखने को मिलती है। इसके बाद हम इसको विस्तार को डिस्कस कर लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम किस क्रम में फैली हुई थी। तो देखते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इसका सबसे जो उत्तरी बिंदु है वह जम्मू एंड कश्मीर में क्या बताया जाता है, मांडा बताया जाता है। अगर इसके
दक्षिणी विस्तार की बात करें तो दक्षिण में इसका विस्तार महाराष्ट्र के दाइमाबाद में देखने को मिलता है। इसके बाद हम इसका सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्व में उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर इसकी सीमा बनाता है और पश्चिम में देखें तो पश्चिम में पाकिस्तान का पश्चिम में जो पाकिस्तान है उसका सुत का गिरडोर इसकी पश्चिमी सीमा बनाता है। इसके बाद हम नदी के आधार पर देखें तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके उत्तर में चिनाब नदी बहती है और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में गोदावरी नदी बहती है जो कि इसकी दक्षिणी सीमा निर्धारित करती है। यदि पूर्व की बात करें तो पूर्व में हिडन नदी हो जाएगी और पश्चिम में दमिश्क नदी हो जाएगी। डेट्स ऑल। हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के विस्तार के बारे में सिर्फ इतना ही जानना था। इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं कि जो हड़प्पा है सभ्यता है इसके मोनोलिथ को कुछ उपक्षेत्रों अर्थात डोमेन में तोड़ा गया है। ऐसा किसका कहना है? ऐसा ग्रेगरी पोसल का कहना है। ग्रेगरी पोसल का कहना है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इनकी पोट्री के बारे में। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे कैसे मर्तबानों का यूज करते थे? तो ये यूज करते थे ब्लैक एंड रेड मीन्स लाल पर काला डिजाइन मर्तबान के बर्तन इनके द्वारा यूज किए जाते थे। इसके बाद इनके टेराकोटा केक की बात करें तो उनकी आकृति कैसे होती थी? उनकी आकृति या तो त्रिकोण हमें देखने को मिलती है या गोल देखने को मिलती है। इसके बाद हम नाम के बारे में जान लेते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था इसके नामकरण पर भिन्न भिन्न इतिहासकारों के भिन्न भिन्न है। कुछ इसे क्या कहते हैं? कुछ इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, तो कुछ इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, तो कुछ इसे सरस्वती घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, तो कुछ इसे एक और फेमस नाम है, इसे प्रथम शहरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसे प्रथम कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका नामकरण क्यों किया? क्योंकि अधिकतर विद्वानों का मानना था कि जो इसकी सबसे अधिक साइट है वह सिंधु नदी के आसपास फाइंड आउट होती है, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया गया था। यदि हड़प्पा सभ्यता के नामकरण की बात करें तो इसकी जो प्रथम डिस्कवर्ड साइट थी वह हड़प्पा थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और शहर की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले भारत में किसी भी शहर की उत्पत्ति हुई थी या उसका डिक्लाइन था इसकी हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए इसे प्रथम शहरी सभ्यता कहा जाता है। और ये यहाँ पर कांस्य के टूल्स का सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, इसलिए इसे प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद यदि इसके ईंट के साइज की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा 1:2:4 की ईंटों का यूज किया जाता था। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं हड़प्पा संस्कृति के चरण। तो जो हड़प्पा संस्कृति है उसे मेनली 3 फेज में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो इसे 3 फेज कौन कौन से हैं? सबसे पहला आ जाता है प्री मीन्स प्रारंभिक हड़प्पा चरण। सेकंड आ जाता है मैच्योर हड़प्पा चरण और जो थर्ड आ जाता है वह आ जाता है डिक्लाइन का फेज, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे उत्तर हड़प्पा चरण कहा जाता है। सबसे पहले हम प्रारंभिक हड़प्पा चरण का टाइम पीरियड देखें तो इसका टाइम पीरियड इतिहासकारों के द्वारा 3200 से लेकर 2600 बीसी हमें देखने को मिलता है। टाइमलाइन पर यूजीसी नेट पेपर 2 में कई बार क्वेश्चन बने हैं और हम देखते हैं कि दिसंबर 2025 में भी पूछा गया था कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो मैच्योर फेज था उसका टाइम पीरियड क्या था। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जो मैच्योर फेज था इसका टाइम क्या था। तो मैच्योर फेज का टाइम पीरियड स्पेशली डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन मैच्योर फेज था इसका टाइम पीरियड देखने को मिलता है 2600 से लेकर 1900 बीसी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिक्लाइन का फेज। जो डिक्लाइन का फेज है इसका टाइम हमें देखने को मिलता है 1900 से लेकर 1300 बीसी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि भिन्न भिन्न इतिहासकार के द्वारा इसका क्या टाइमलाइन निश्चित किया गया है। तो सबसे पहले फेमस हिस्टोरियंस आ जानते हैं जॉन मार्शल, जिनका मानना है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता था इसका टाइम पीरियड 3250 से लेकर 2750 बीसी तक था।
और भी हिस्टोरियंस हुए हैं जिसमें टीपी अग्रवाल का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है, जिनका मानना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसका जो टाइमलाइन थी वह हम 23,000 BC से लेकर 2000 BC मान सकते हैं। यदि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइमलाइन की बात करें तो कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार मानी जाती है, जिसके अनुसार जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 2600 से लेकर 1900 BC है, जो अभी हमने डिस्कस किया था, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेकंड फेज मैच्योर फेज का टाइम बताया जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता थी उसकी उत्पत्ति के संबंध में क्या मत है। तो हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन उत्पत्ति के संबंध में भिन्न भिन्न इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फेमस मत जॉन मार्शल का। तो जॉन मार्शल का क्या कहना है, तो जो जॉन मार्शल थे इनका क्या कहना है, तो जॉन मार्शल भाई साहब का कहना था कि जो हड़प्पा है वह क्या है, यह भारतीय मूल का है। कैसा है, भारतीय मूल की सभ्यता है। मीन्स जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी उत्पत्ति कैसी है, भारत में हुई थी, इसकी उत्पत्ति बाहर नहीं हुई थी, मीन्स यह स्थानीय है। इसके बाद हम सेकंड फेमस मत की बात कर लेते हैं, वह है EJH मेके का। तो EJH मेके भाई साहब का क्या कहना था, इनका कहना था कि जो सुमेर की अर्थात जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, इन लोगों का विस्थापन हुआ जिससे सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद हम थर्ड फेमस मत पर चलते हैं, जिसमें आ जाता है नाम मार्टिमल व्हीलर का। तो मार्टिमल व्हीलर का क्या कहना था, इनका कहना था कि विचारों के विस्थापन से क्या हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की उत्पत्ति हुई है, इससे विचारों के विस्थापन से। इसके बाद हम फेमस मत अमलानंद घोष की बात करते हैं। तो अमलानंद घोष का क्या कहना है, इनका कहना है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इस पर यह पहला कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता वह सोथी कल्चर से प्रभावित थी, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जो अमलानंद घोष था वह प्रथम व्यक्ति था जिससे पूर्व हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा के बीच समानताओं को आइडेंटिफाई किया था। अब हम जान लेते हैं सोथी कल्चर क्या है। जो सोथी कल्चर है यह कहाँ का है, सोथी कल्चर ये हमें मेनली राजस्थान में देखने को मिलता है। डेट्स ऑल। हमें हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति क्षेत्र के संबंध में केवल इतने ही मत को रीड आउट करना था। यहीं से आपको यूजीसी नेट में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं एक एक करके हड़प्पा सभ्यता की इम्पोर्टेंट साइट के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रारंभिक हड़प्पन साइट। तो मैं आपको बता दूं कि प्रारंभिक हड़प्पन साइट और जो लेटर हड़प्पन साइट थी उनके केवल हमें नाम याद करने हैं, जबकि मैच्योर हड़प्पन साइट जिसमें कालीबंगा आ जाता है, धोलावीरा आ जाता है, लोथल आ जाता है, उनकी हम डीपली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभिक हड़प्पन साइट पर स्टडी कर लेते हैं। तो इनके नाम में सबसे पहली साइट आती है, वह आती है बालाकोट। तो हम देखते हैं कि बालाकोट कहाँ पर है। बालाकोट जो साइट है वह पाकिस्तान में बताई जाती है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। इसकी इम्पोर्टेंट विशेषता की बात करें तो यह कैसी है, तटीय है। यहाँ पर हमें कुबड़ वाले बैल की एक मूर्ति प्राप्त होती है, लापसला जूली पत्थर शंख पेस्ट प्राप्त होते हैं, पहिए निर्मित मटका में यहाँ से प्राप्त होता है। इसके बाद हम सेकंड डिस्कस करते हैं इसकी इम्पोर्टेंट साइट जिसका नाम था नल। यह भी पाकिस्तान में बताई जाती है। यहाँ से हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फेज के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसकी थर्ड इंपॉर्टेंट साइट बताई जाती है आमरी। यह भी पाकिस्तान में बताई जाती है। यहाँ से हमें एक गेंडे का सींग प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ यह भी पाकिस्तान में की ही प्रारंभिक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट बताई जाती है। तो ये भी हो गई पाकिस्तान में। इंपॉर्टेंट विशेषता की मेहरगढ़ से हमें क्या प्राप्त होते हैं, होर्न्ड देवता अर्थात कोटतीजी शैली के बर्तन हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। कोटतीजी यह भी पाकिस्तान की एक इम्पोर्टेंट साइट बताई जाती है। इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंट साइट आ जाती है नौसारो। यह भी पाकिस्तान में हमें देखने को मिलेगी। तो हम अब तक जो जिन जिन साइट पर डिस्कस किया इससे हमें पता चलता है कि जो प्रारंभिक हड़प्पन साइट है वह अधिकतर पाकिस्तान में स्थित है। इसी प्रकार डेरा जाट, डेरा जट यह भी पाकिस्तान की साइट बताई जाती है। इसके बाद आता है रहमान डेरी। यह भी कहाँ की साइट है, यह भी पाकिस्तान की साइट है। और लेवान यह भी पाकिस्तान की साइट है।
इसके बाद डिस्कस करते हैं हम कालीबंगन। तो हमें देखने को मिलता है जो कालीबंगन था, जो कि राजस्थान में इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट बताई जाती है। यह प्रारंभिक से लेकर लेटर हड़प्पन फेज तक अवशेष हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। तो इसकी मेन फीचर्स की बात करें तो इसका टाइम पीरियड बताया जाता है 1920 से लेकर 2550 बीसी तक इसका टाइम हमें देखने को मिलता है। इसके बाद इसके फीचर को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम इसके फीचर की बात करें तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ से हमें अग्नि वेदिका के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अग्नि वेदिका के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके साथ हमें यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और क्या प्राप्त होता है, यहाँ से हमें मूछों जैसे स्क्रोल, मूछों जैसे स्क्रोल जैसा डिजाइन का एक बर्तन यहाँ से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इसका एक PYQ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त हुआ है। ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई है। ऊंट की हड्डियां हमें यहाँ से मिलती है। डेट्स ऑल, हमें कालीबंगन साइट के बारे में इतना ही डिस्कस करना था। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंपोर्टेंट साइट कुनाल। तो सबसे पहले लोकेशन की बात करें तो जो कुनाल साइट है यह है कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है। और फीचर की बात करें तो यहाँ से हमें दो कैसे प्राप्त होते हैं, सिल्वर तियारा अर्थात जो चांदी के मुकुट हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। और रिपोर्टेड साइट की बात करें तो इसमें बनावली और राखी गढ़ी का नाम लिया जा सकता है। बनावली और राखी गढ़ी ये कहाँ पर है, ये हरियाणा में इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपोर्टेंट साइट बताई जाती है। इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट फीचर्स की बात कर लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो हमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उन लोगों के एक गेम के बारे में पता चलता है जो कि आज पाकिस्तान में भी खेला जाता है और भारत में खेला जाता है, वह है पिट्ठू। इसके साथ ही हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से होप्सकॉच एक गेम होता है उसके एविडेंस से प्राप्त होते हैं, जो आजकल हमें हरियाणा के बच्चों के द्वारा खेलता हुआ देख सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट साइट बताई जाती है प्रारंभिक हड़प्पन पेज की, वह साइट है भिराण। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भिराना साइट कहाँ पर लोकेटेड है, तो मैं आपको बता दूं यह हरियाणा में लोकेटेड है। कहाँ पर, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में देखने को मिलती है। अब हम एक एक करके इनकी खोजकर्ता के बारे में जान लेते हैं कि किस साइट को किस इतिहासकार के द्वारा खोजा गया था। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लोथल। लोथल तो जो लोथल था इसकी खोज 1955 में SR राव के द्वारा की गई थी। 1966 में इसके 5 वर्ष पश्चात किसकी खोज की गई थी, कालीबंगा की खोज की गई थी। तो आपको कमेंट में बताना है कि कालीबंगा साइट की खोज किस खोजकर्ता के द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए SR राव, ऑप्शन बी BB लाल और VK थापर, ऑप्शन सी MR मुगल, ऑप्शन सी RD बनर्जी। और भी इंपॉर्टेंट साइट है जैसे कि 1920 में RS बिस्ट के द्वारा एक साइट खोजी गई थी जो कि हमें गुजरात में देखने को मिलती है, जिसका नाम है धोलावीरा। 1997 में जो धोलावीरा साइट है ये 1920 में नहीं, ये खोजी गई थी 1990 में। इसके 7 वर्ष पश्चात 1997 में अमरेंद्र नाथ के द्वारा एक इम्पोर्टेंट साइट खोजी गई थी जो कि है राखी गढ़ी। अभी हमने डिस्कस किया था कि राखी गढ़ी कहाँ पर लोकेटेड है, तो आपको कमेंट में बताना है कि जो राखी गढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की इम्पोर्टेंट साइट है और भारत की सबसे बड़ी साइट बताई जाती है, साइज में सबसे बड़ी साइट है, ये कहाँ पर लोकेटेड है। दैट्स ऑल। अब हम एक एक करके इनके कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं इन साइट्स के। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कुछ हिस्टोरियंस हुए हैं जिन्होंने इन साइट्स पर उत्खनन किया था, उन्हें यहाँ से क्या मिला है या उनकी इस साइट के बारे में क्या राय है। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट कथन देख लेते हैं सेरिन रत्नागर का। सेरिन रत्नागर
जो सेरिन रत्नागर है, इस हिस्टोरियंस का कहना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मीन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, इनका कैसे पतन हुआ। इनका मानना है कि जो मेसोपोटामिया के साथ इनका काफी व्यापारिक संबंध था, जब व्यापार का पतन हो गया तो इन लोगों का पतन हो गया, ऐसा सेरिन रत्नागर का कहना। इंपोर्टेंट कथन है। एक बार लगभग हम देखते हैं कि जून 2023 के आसपास यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि सेरिन रत्नागर ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में क्या कहा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके हड़प्पा शहर के फीचर्स के बारे में। इंपॉर्टेंट विशेषता क्या थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनकी सड़क व्यवस्था के बारे में। तो इनकी सड़कों की बात करें तो जो इनकी सड़क थी वह कैसी थी। इनकी जो सड़क थी वे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम एक दूसरे को समकोण प्रकार से थी, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सभी सड़कें इसी प्रकार से। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनके घरों के बारे में। तो जब हम इनके घरों की बात करते हैं तो जो इनके घर थे वे ग्रीड पैटर्न में बने हुए थे। कैसे पैटर्न में, ग्रीड पैटर्न में बने हुए थे। और घरों में पक्की मिट्टी से बनी ईंटों का यूज किया जाता था। और जो ईंट बिछाने की जो शैली होती थी उसे क्या कहा जाता था, उसे इंग्लिश बॉन्ड शैली के नाम से जाना जाता है। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा कि इंग्लिश बॉन्ड शैली किस प्रकार से ईंटें बिछाई जाती है। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा दूं तो इंग्लिश बॉन्ड शैली में इस प्रकार से कारीगर के द्वारा ईंट बिछाई जाती है। इस प्रकार से एक लाइन में ईंट बिछाने के बाद वह ऐसे ईंट बिछाता है। इससे क्या होती है, इससे दीवार मजबूत बनती है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इनके उत्तरी भाग और इनके पूर्वी और पश्चिमी भाग के बारे में। तो हम देखते हैं फीचर्स में देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के शहर थे इनका जो पश्चिमी भाग था वह कैसा होता था और पूर्वी भाग कैसा होता था। तो हमें देखने को मिलता है जो पश्चिमी भाग था इसे क्या कहा जाता था, इसे गढ़ या सिटाडल कहा जाता था। मीन्स यह काफी ऊंचाई पर बना होता था। यदि हम इसके पूर्वी भाग की बात करें तो पूर्वी भाग में जो भी साइट होती थी उनके पूर्वी भाग में क्या देखने को मिलता है, हमें निचला शहर देखने को मिलता है जो कि काफी नीचे स्थित होता था, निचला स्थित होता था। लेकिन एक इम्पोर्टेंट साइट है हड़प्पा की जहां से हमें 3 भाग में बटा हुआ शहर मिलता है। तो उसका नाम है धोलावीरा। धोलावीरा से हमें क्या प्राप्त होता है, धोलावीरा से हमें 3 भाग में बटे हुए शहर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो 3 भाग किस प्रकार से बटा हुआ था, इसमें एक हमें गढ़ अर्थात ऊंचा भाग सिटाडेल प्राप्त होता है, एक मध्य भाग प्राप्त होता है, इसके साथ ही एक निचला शहर के अवशेष हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और देखने को मिलता है कि जो धोलावीरा था यह किससे बना हुआ था, जो धोलावीरा शहर था अधिकतर हमें देखने को मिलता है कि पक्के पत्थर से बना हुआ शहर था। मीन्स सबसे ज्यादा यहाँ पर पत्थर का यूज किया गया था। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो जो मोहनजोदड़ो साइट थी, सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करें तो यह पाकिस्तान में स्थित है। और कहाँ पर है, सिंधु घाटी अर्थात सिंधु नदी के किनारे हमें यह देखने को मिलती है। इसके बाद हम इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होते हैं, एक चांदी के जार में सूती कपड़ा मिला है। और फिर फीचर की बात करें मोहनजोदड़ो साइट की तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, एक घोड़े की मर्ण मूर्ति के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त होती है। इसके साथ ही हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, एक महास्नानागार के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। और इसके अतिरिक्त हमें यहाँ से एक पुजारियों का महाविद्यालय भी प्राप्त होता है। पुजारियों का महाविद्यालय भी हमें यहाँ से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ से हमें एक असेंबली हॉल के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट साइट चुनुदुडो। चुनुदुडो कहाँ पर है, तो जो चुनुदुडो है वह पाकिस्तान में ही लोकेटेड है। यह एकल टीला स्थल बताया जाता है
और मेन फीचर की बात करें तो जो चुनूदड़ो है वह बिना किलाबंदी वाला शहर है। मीन्स यहाँ पर पूर्वी और पश्चिम भाग कहीं पर भी हमें किलेबंदी के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अधिकतर साइट है वहां से हमें किलेबंदी के अर्थात बाहरी दीवार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन चुनूदड़ो से हमें प्राप्त नहीं होते। इसके अतिरिक्त चुनूदड़ो से किसके लिए फेमस था? यह स्लिप केंद्र के लिए फेमस था। यहाँ से हमें मनके बनाने का एक कारखाना प्राप्त हुआ है। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट साइट की बात करें तो वह है हड़प्पा। तो हड़प्पा की बात करें तो यह कहाँ पर है? यह रावी नदी के किनारे लोकेटेड है। और हमें देखने को मिलता है टीले की बात करें, दो ही टीले हैं, पश्चिमी और पूर्वी टीला, और यहाँ पर हमें एक अन्न भंडार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ से हमें किसी प्रकार के ग्रीनरी के अवशेष नहीं मिले हैं। मीन्स यहाँ पर हमें अनाज की प्राप्ति नहीं होती। यदि साइज की बात की तो जो हड़प्पा साइट थी है कैसी है? यह समानांतर चतुर्भुज है। डेट्स ऑल। आज हमें सिर्फ इतना ही डिस्कस करना था। नेक्स्ट सेशन में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभी जो मैच्योर साइट है उन पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच सेशन में बने रहने के लिए। यदि आपको हमारी यह फ्री लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि हमारा मटेरियल आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए। ओके, बाय।